कंसाइनमेंट वाला जो चैप्टर चल रहा है उसमें मैंने आपको क्या है कंसाइनमेंट प्रेषण खाते जो है कैसे तैयार किए जाते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। अनसोल्ड स्टॉक बचा हुआ जो माल होता है उसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है। इसके अलावा जब माल प्रेषित किया जाता है तो प्रेषण करने पर कई प्रकार के हानि या नुकसान होने की संभावना रहती है। ऐसा जो नुकसान होता है या हानि होने की संभावना होती है उसको हम दो भागों में बांटते हैं, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस यानी कि सामान्य हानि होती है उसका मूल्यांकन कैसे करते हैं, और एबनॉर्मल जो लॉस होता है यानी कि असामान्य हानि उसका मूल्यांकन कैसे करते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। और हमने इसके बुक के जो इलस्ट्रेशन किए हैं वो 1 से 5 इलस्ट्रेशन तक कर लिए थे। तो 1 से 5 तक जो इलस्ट्रेशन किए हैं उसमें सामान्य रूप से जो खाते तैयार किए जाते हैं प्रेषक की पुस्तकों में यानी कि कंसाइनर की पुस्तकों में, और कंसाइनी एजेंट अपनी पुस्तकों में खाते तैयार करता है उसके बारे में। इसके अलावा नॉर्मल लॉस की हम एंट्री नहीं करते, बल्कि अनसोल्ड स्टॉक का जब मूल्यांकन किया जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं, जो शेष माल बचा हुआ है उसी का वो मूल्य मान लिया जाता है और उस आधार पर अनसोल्ड स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है। और एबनॉर्मल लॉस होता है उसको हम कंसाइनमेंट अकाउंट के सीआर साइड में दिखाते हैं। एबनॉर्मल लॉस का जब मूल्यांकन किया जाता है तो इसमें माल के क्रय मूल्य के साथ साथ प्रेषक के खर्चे यानी कि कंसाइनर के खर्चे और एजेंट के जो खर्चे हैं वो भी उसमें शामिल किए जाते हैं। लेकिन एजेंट के खर्चे केवल एजेंट के गोदाम पर पहुंचने तक के ही शामिल किए जाते हैं, गोदाम पर पहुंचने के बाद के खर्चे शामिल नहीं किए जाते। देखो, गोदाम पर पहुंचने के बाद के खर्चे न तो एबनॉर्मल लॉस में शामिल किए जाते हैं न अनसोल्ड स्टॉक में शामिल किए जाते हैं। अच्छा, कौन से ऐसे खर्चे हैं जो गोदाम पर पहुंचने के बाद में होते हैं जिनको हम अनसोल्ड स्टॉक का मूल्यांकन करते समय या एबनॉर्मल लॉस का मूल्यांकन करते समय शामिल नहीं करते? वो खर्चों का ध्यान रखना। इसमें एक होता है गोडाउन रेंट यानी कि गोदाम का किराया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज विज्ञापन व्यय, सेलिंग एक्सपेंसेज, पैकिंग एक्सपेंसेज, या गोदाम पर पहुंचने के बाद और खर्चे यानी कि माल का विक्रय करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो सारे खर्चे गोदाम पर पहुंचने के बाद में होते हैं, इसलिए उनको माल की लागत में शामिल नहीं किया जाता है। इसलिए अनसोल्ड स्टॉक का मूल्यांकन किया जाए या अबनॉर्मल लॉस का मूल्यांकन किया जाए, दोनों में ही उन खर्चों को शामिल नहीं करते। ठीक है। दूसरे, ये जब कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं तो इसमें प्रेषक के द्वारा जब माल भेजा जाता है एजेंट के पास, जिसको हम गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के नाम से दिखाते हैं, उसको हमेशा लागत मूल्य पर ही दिखाया जाता है। ठीक है। तो लेकिन कई बार क्या है, उसको बीजक मूल्य पर भी दिखाया जाता है। बीजक मूल्य पर तभी दिखाया जाता है जब प्रश्न में स्पष्ट रूप से दिया हुआ हो। अगर प्रश्न में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि माल का लेखा बीजक मूल्य पर किया जाता है तो ही हम उस माल का लेखा बीजक मूल्य पर करेंगे, अन्यथा उसका लागत मूल्य पर ही लेखा करते हैं। बीजक मूल्य जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस एक तरह से विक्रय मूल्य होता है, यानी कि जब प्रेषक के द्वारा जब एजेंट के पास माल प्रेषित किया जाता है, भेजा जाता है, तो माल के लागत मूल्य में अपना लाभ जोड़ दिया जाता है और एजेंट के लिए निर्धारित कर दिया जाता है कि उस माल का विक्रय कम से कम इतने मूल्य पर करना है, यानी कि जिस मूल्य पर माल का विक्रय किया जाना है वो बीजक मूल्य होता है। तो बीजक मूल्य में एक तरह से लाभ शामिल होता है। तो एजेंट चाहे तो बीजक मूल्य से अधिक मूल्य पर माल का विक्रय कर सकता है, लेकिन उससे कम मूल्य पर माल का विक्रय नहीं कर सकता है। विशेष परिस्थितियों में ही ऐसा कर सकता है। तो अधिकतर हम माल का लेखा लागत मूल्य पर ही करते हैं, बीजक मूल्य पर यानी कि इनवॉइस प्राइस पर माल का लेखा नहीं करते हैं। लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है तो हम लेखा करेंगे। तो यदि प्रश्न में दे रखा है कि माल का लेखा बीजक मूल्य पर किया जाता है तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इसको हम बीजक मूल्य पर दिखाएंगे। जब इसको बीजक मूल्य पर दिखाएंगे और अनसोल्ड स्टॉक को जब दिखाएंगे तो अनसोल्ड स्टॉक को भी बीजक मूल्य पर दिखाएंगे, क्योंकि दोनों में जो माल है वो फिर बीजक मूल्य पर लेखा किया जाएगा। लेकिन समस्या आती है कि जब माल का लेखा बीजक मूल्य पर किया जाता है तो लाभ की गणना कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि
कि इसमें बीजक मूल्य पर लेखा कर देंगे और विपरीत पक्ष में उसमें जितना लाभ शामिल है वो विपरीत पक्ष में दिखा देंगे। जैसे इधर हमने गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट के नाम से दिखाया जो माल प्रेषित किया गया, तो उसमें जितना लाभ शामिल है उसको हम सीआर साइड में दिखा देंगे, जितना प्रॉफिट शामिल है। ऐसे अनसोल्ड स्टॉक को कंसाइनमेंट में हम कहाँ दिखाते हैं? सीआर साइड में। और उसमें जितना प्रॉफिट शामिल है, क्योंकि इनवॉइस प्राइस में जो प्रॉफिट होता है शामिल होता है, उसको हम डीआर साइड में दिखा देंगे। और डीआर साइड में उसको किस नाम से दिखाएंगे? स्टॉक रिजर्व के नाम से। माल जब प्रेषण पर भेजा जाता है तो डीआर साइड में पहले उसको गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट के नाम से दिखाते हैं, और उसमें जो लाभ शामिल होता है उसको भी सीआर साइड में गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट के नाम से ही दिखाएंगे। लेकिन जो अनसोल्ड स्टॉक होता है उसको हम बीजक मूल्य पर दिखा रहे हैं सीआर साइड में, तो उसमें जो लाभ शामिल है उसको डीआर साइड में स्टॉक रिजर्व के नाम से दिख रहे हैं। तो देखो इस पैटर्न का आपके इलस्ट्रेशन है, छठा इलस्ट्रेशन आपके बुक में पेज नंबर 289 पर यह छठा इलस्ट्रेशन है। इसमें देखा है कृष्णा इंजीनियरिंग कंपनी ने 500 टेबल पंखे दर 600 रुपए प्रति बीजक मूल्य पर सुमन इलेक्ट्रिक स्टोर को भेजे। देखो इसमें प्रेषक है कृष्णा इंजीनियरिंग कंपनी। तो आपको कंसाइनमेंट अकाउंट जब लिखते हैं तो ऊपर आपको लिखना है इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनर, यानी कि प्रेषक की पुस्तकों में। हम किसकी पुस्तकों में लेखा कर रहे हैं? ठीक है, क्योंकि इसमें लास्ट में क्या दे रखा है कि प्रेषक की पुस्तकों में प्रेषण खाता बनाइए, अधिकतर यही पूछा जाता है। तो ऊपर आपको लिखना है इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनमेंट अकाउंट। तो प्रेषक का नाम क्या है? कृष्णा इंजीनियरिंग कंपनी। तो ऊपर लिखना इन दी बुक्स ऑफ कृष्णा इंजीनियरिंग कंपनी। ठीक है, और उसके बाद में खाते का नाम क्या लिख देंगे? कंसाइनमेंट। और इसमें दे रखा है कि ये जो पंखे भेजे हैं 500 टेबल पंखे 600 रुपये बीजक मूल्य पर, जिसे लागत में 25% जोड़ करके भेजा गया है। इसमें लाभ कितना शामिल है? 25% लाभ शामिल है। प्रेषक ने 5,000 रुपये भाड़ा, 2,000 रुपये पैकिंग वेट चुकाई, और एजेंट ने विक्रय विवरण में बताया कि 400 पंखे 800 रुपये की दर से बेचे। विज्ञापन में गोदाम किराया उसने चुकाया, और बीजक मूल्य पर 5 और बीजक मूल्य से अधिक मूल्य पर 20% अधिभावी कमीशन दिया। देखो इसमें कमीशन भी दो है, एक तो इसको सामान्य कमीशन दिया जाता है जो बीजक मूल्य पर दिया जाता है इनवॉइस प्राइस पर, और बीजक मूल्य से अधिक मूल्य पर अधिभावी कमीशन जिसको ओवरराइडिंग कमीशन कहते हैं वो दिया जाता है। आगे दे रखा है कि लेखा बीजक मूल्य पर किया जाता है। देखो इसमें प्रश्न में स्पष्ट लिखा हुआ है कि लेखा बीजक मूल्य पर किया जाता है, इसलिए हम लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट एट इनवॉइस प्राइस, यानी कि बीजक मूल्य पर। लेखा बीजक मूल्य पर किया जा रहा है इसलिए हम करेंगे। अगर ये लाइन नहीं होती तो हम लागत मूल्य पर ही लेखा करते हैं। तो सबसे पहले प्रेषक के द्वारा जो माल भेजा जाता है उसको हम डीआर साइड में दिखा देंगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। प्रेषण पर माल भेजा गया। अब देखो इसमें प्रेषक के द्वारा जो माल भेजा गया है वो कितना भेजा गया है? 500 टेबल पंखे हैं, ठीक है, और इनको 600 रुपये बीजक मूल्य पर, चूंकि बीजक मूल्य पर लेखा करना है तो बीजक मूल्य पर ही दिखाएंगे। 500 टेबल पंखे, बीजक मूल्य कितना है? 600, तो 600 को 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका अमाउंट है वो कितना हो गया? 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए पर हम दिखा देंगे, क्योंकि बीजक मूल्य पर इसको दिखा रहे हैं। तो मैंने बताया था कि अगर माल का लेखा, माल कौन सा? एक तो प्रेषण पर भेजा गया माल और एक अनसोल्ड स्टॉक, इन दोनों को ही हम दिखाते हैं बीजक मूल्य पर, और इन दोनों को बीजक मूल्य पर दिखाते हैं तो इनमें जितना लाभ शामिल होता है वो विपरीत साइड में दिखा देंगे। अब इसमें 3 लाख रुपए में प्रॉफिट भी शामिल है, क्योंकि इसका लेखा हम बीजक मूल्य पर कर रहे हैं, और बीजक मूल्य पर कर रहे हैं तो इसमें लाभ कितना शामिल है? दे रखा है प्रश्न में, इसमें दे रखा 25% शामिल है, और लागत में 25% जोड़ करके भेजा गया था। तो इसमें जितना लाभ शामिल है उसको हम कहाँ दिखा देंगे? सीआर साइड में। तो पहले इसके लाभ को हम सीआर साइड में दिखा देंगे। इसको भी हम किस नाम से दिखा देंगे? उसी नाम से, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अच्छा, अब देखो इसमें इसका प्रॉफिट है, हम कैसे निकालेंगे? देखो इसमें 25% जो लाभ है वो लागत में जोड़ करके भेजा गया है, ठीक है। तो अब इसमें लागत मूल्य है वो कितना है? क्योंकि इसमें लागत मूल्य नहीं दे रखा है,
तो हम ये मान लेते हैं कि माना कि लागत मूल्य कितना है 100 और 25% लाभ जोड़ दिया, तो इसके हिसाब से बीजक मूल्य है वो कितना हो गया 125, इनवॉइस प्राइस 125 रुपये बीजक मूल्य हो गया। और हमारे को क्या ज्ञात करना है, इसका लागत मूल्य। तो एक पंखे का निकाल लो, इसमें लागत मूल्य कितना है। अगर एक पंखे का बीजक मूल्य 125 है जब, तो उसका लागत मूल्य कितना है 100। लेकिन अगर बीजक मूल्य पंखे का कितना है 600, तो लागत मूल्य कितना होगा, तो 100 बटे 125 इंटू 600, 480 रुपये कॉस्ट पर फैन। देखो एक पंखे की जो लागत है वो कितनी आ गई 480 रुपये आ गई। अब ध्यान रखना है क्योंकि इसमें हमने कैसे निकाला था, ये मान लिया कि माना कि लागत मूल्य 100, 25% लाभ जोड़ने के बाद में इसका बीजक मूल्य कितना आ गया 125 रुपये और पंखे का बीजक मूल्य 600 था। तो कैसे निकालेंगे, चूंकि के हिसाब से करेंगे, चूंकि 125 रुपये बीजक मूल्य है जब, तो लागत मूल्य कितना है 100। लेकिन अगर बीजक मूल्य 600 है तो कितना होगा, तो ये संख्या इधर की ऊपर ही आती, इधर की संख्या नीचे आएगी, तो 100 बटे 125 इंटू 600, 480 आ गया। तो एक पंखे का लागत मूल्य 480 है और बीजक मूल्य कितना है 600, तो इसमें 480 घटा देंगे तो एक पंखे पर लाभ है वो कितना शामिल है 120 रुपये। एक पंखे में हमारा जो लाभ है वो कितना शामिल है 120 रुपये। और कितने पंखे भेजे थे हमने 500, तो 500 को 120 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए 60,000 रुपये। यानी कि इन पंखों में ये जो 3 लाख रुपए के पंखे भेजे गए थे उसमें लाभ है, प्रॉफिट है वो कितना इंक्लूड है 60,000 रुपये इंक्लूड है। तो ये 60,000 रुपये है, उसको हम कहाँ दिखा देंगे CR साइड। ठीक है, ये तो आ गया जो कंसाइनमेंट पर भेजा गया माल। अब इसके बाद में प्रेषक के खर्चे, जो प्रेषक के खर्चे हैं उसको टू कैश के नाम से दिखा देंगे और ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे एक्सपेंसेस। तो कंसाइनर के जो खर्चे हैं वो देखिए, इसमें प्रेषक ने 5,000 रुपये भाड़ा भेजा लगाया और 2,000 रुपये पैकिंग के, तो टोटल राशि कितनी हो गई 7,000 रुपये। प्रेषक के खर्चे 7,000 रुपये हैं जिसको हम टू कैश ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सपेंसेस के नाम से दिखा देंगे। अब एजेंट के जो खर्चे हैं वो एजेंट के नाम से आएंगे, यानी कि कंसाइनी। और एजेंट का जो नाम है वो क्या है सुमन इलेक्ट्रिक स्टोर, सुमन इलेक्ट्रिक स्टोर और ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सपेंसेस, जो कि कंसाइनी का नाम आएगा इसमें। अब इसमें एजेंट के जो खर्चे हैं वो देखिए। एजेंट के जो खर्चे हैं, विज्ञापन में 1,000, गोदाम किराया इसने 500 रुपये, यानी कि इसने टोटल 1,500 रुपये खर्चे किए हैं। तो 1,500 रुपये का जो खर्चा है वो हम इसमें दिखा देंगे। ठीक है, अब एजेंट के द्वारा जो माल बेचा गया है, माल जो बेचा गया है उसको हम कहाँ दिखा देंगे CR साइड में। नाम किसका आएगा एजेंट का आएगा, और एजेंट का नाम क्या है सुमन इलेक्ट्रिक स्टोर, क्योंकि संस्था का नाम लिखा हुआ है तो संस्था का नाम ही आएगा सुमन इलेक्ट्रिक स्टोर। ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे सेल्स। देखो इसके द्वारा जो माल बेचा गया है, जो 500 पंखे भेजे थे उसमें से इतने कितने पंखे भेजे हैं 400 पंखे बेचे हैं और एक पंखे को 800 रुपये की दर से बेचा है। तो 400 को 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका अमाउंट है वो कितना हो गया 3,20,000। यानी कि एजेंट के द्वारा 400 पंखों को 3,20,000 रुपये बेचा गया है और प्रति पंखे का पर फैन उसकी जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य कितना था 800। बीजक मूल्य तो 600 था लेकिन उसने बेचा कितने में 800 में, तो जितने में बेचा है सेल्स में वही अमाउंट आएगा जितने में बेचा गया। ठीक है, अब इसमें एजेंट का जो कमीशन है वो आ जाएगा। एजेंट का कमीशन है वो एजेंट के कमीशन एजेंट के नाम से आएगा DR साइड में, वही सुमन इलेक्ट्रिक स्टोर, सुमन इलेक्ट्रिक स्टोर और ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे कमीशन। अब देखो इसमें एजेंट का जो कमीशन है, अब एजेंट का जो कमीशन है वो देखिए इसमें क्या दे रखा है कि बीजक मूल्य पर तो 5% है,
और बीजक मूल्य से अधिक मूल्य पर 20% अधिभावी कमीशन है। तो देखो एक पंखे का बीजक मूल्य, विक्रय मूल्य नहीं, ध्यान रखना बीजक मूल्य पर, एक पंखे का जो बीजक मूल्य है वो कितना है 600, और पंखे इसने कितने में बेचे हैं 400, मतलब इस मूल्य पर नहीं निकाला जाएगा, बीजक मूल्य पर निकाला जाएगा। इसने कितने पंखे बेचे हैं 400 पंखे बेचे हैं, तो बीजक मूल्य 600 है, तो 400 पंखों का मूल्य है वो कितना होता है 2,40,000। तो 2,40,000 का जो अमाउंट है इस पर तो इसको कमीशन है वो कितना दिया जाएगा 5%, तो 2,40,000 का 5%, इसका अमाउंट है वो तो कितना आ जाएगा आपके 12,000 रुपये। 12,000 रुपये तो इस पर आ जाएगा, क्योंकि बीजक मूल्य कितना है एक पंखे का 600 और कितने पंखे बेचे इसने 400, तो 2,40,000 होता है, तो 2,40,000 का 5%, ये तो ऑर्डिनरी कमीशन आ गया। अब है इसके बाद में अधिभावी कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन। अच्छा, ओवरराइडिंग कमीशन है वो कितना दिया जा रहा है 20%। वो कैसे दिया जा रहा है बीजक मूल्य से अधिक मूल्य पर। तो एक पंखे का बीजक मूल्य तो 600 है, एक पंखे का बीजक मूल्य 600 है, और पंखे को उसने बेचा कितने में, एक पंखे को 800 रुपए में, यानी कि एक पंखे पर कितना पैसा ज्यादा लिया जा रहा है 200 रुपए, 200 रुपए ज्यादा लिया जा रहा है, और कितने पंखे बेचे उसने 400, तो इसका अमाउंट है वो कितना हो गया 80,000। 80,000 रुपए जो है इस पर इसको अधिभावी कमीशन मिलेगा, कितना मिलेगा 20%, तो 20% इसका कितना होता है 16,000, तो 16,000 कमीशन ये हो गया। 12,000 तो 2,40,000 पर आ जाएगा, और 80,000 का 20% कितना आ जाएगा 16,000, तो इसका टोटल कमीशन है वो कितना आ जाएगा आपके 28,000। ये इस प्रकार से 28,000 रुपये कमीशन ज्ञात किया। एक बार एजेंट का कमीशन हमने कैसे ज्ञात किया है, बीजक मूल्य पर, बीजक मूल्य पर तो 5% है, तो बीजक मूल्य कैसे, एक पंखे का बीजक मूल्य था 600 रुपए, और कितने पंखे बेचे थे 400, तो 600 रुपए के हिसाब से 400 पंखों का मूल्य कितना हो गया 2,40,000, तो 2,40,000 पर तो 5% कमीशन, तो 2,40,000 का 5% कमीशन कितना होता है 12,000, और अधिभावी कमीशन है वो 20% है बीजक मूल्य से अधिक मूल्य पर। तो पंखे का बीजक मूल्य 600 है, और एक पंखे को कितने में बेचा गया 800 रुपए में, तो बीजक मूल्य से कितना पैसा ज्यादा लिया गया, एक पंखे पर 200 रुपए, एक पंखे पर 200 ज्यादा है, और कितने पंखे बेचे थे 400, तो 400 को 200 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका अमाउंट कितना हो गया 80,000। 80,000 का 20% कितना हो गया 16,000, तो 12,000 और 16,000 टोटल कितना हो गया 28,000। ऐसे एजेंट का कमीशन हो जाएगा आपके 28,000 रुपये। तो ये 28,000 रुपये जो कमीशन है ये हम दिखा देंगे, एजेंट का कमीशन हो गया। अब इसके बाद में देखो, अब शेष माल है वो कितना बचा, जो शेष माल बचेगा उसको हम इसमें दिखा देंगे अनसोल्ड स्टॉक के नाम से। अनसोल्ड स्टॉक देखो इसमें कितना आ रहा है, इसमें पंखे भेजे गए थे 500, और 500 पंखों में से एजेंट के द्वारा कितने पंखे बेचे गए हैं 400, यानी कि 100 पंखे बच गए। अब 100 पंखे बच गए तो अब कैसे निकालेंगे, तो इसमें अब इसका लेखा हम बीजक मूल्य पर कर रहे हैं, बीजक मूल्य पर कर रहे हैं, और हमने क्या है पहले निकाल लिया था कि एक पंखे का लागत मूल्य है वो कितना है 480, और बीजक मूल्य कितना है 600 रुपए, यानी कि एक पंखे पर लाभ कितना लिया जा रहा है 120 रुपए। तो इसलिए हम लागत मूल्य के हिसाब से निकाल लेते हैं, लागत मूल्य के हिसाब से निकालेंगे तो देखो कैसे करेंगे कि देखो कितने पंखे बच गए 100, ठीक है। अब 100 पंखे हैं और एक पंखे का लागत मूल्य है वो कितना है 480 रुपये, या आप ऐसे जोड़ना चाहते हो अनसोल्ड स्टॉक को बीजक मूल्य पर दिखाना चाहते हो तो बीजक मूल्य पर भी हम दिखा सकते हैं। एक पंखे का बीजक मूल्य है वो कितना है 600, या आप ऐसे निकाल सकते हो कि इसमें टोटल जो माल है 3 लाख का भेजा गया था, प्रेषक के खर्चे वो हम जोड़ देंगे तो 3,07,000 हो गए। ये कितने पंखों की लागत थी 500 पंखों की लागत, 500 पंखों की लागत 3,07,000 है, तो कितने पंखे बच गए 100।
अच्छा, एजेंट के खर्चे भी हम जोड़ते हैं 1500 रुपये, लेकिन देखो इसमें एजेंट के जो खर्चे हैं इसमें क्या दे रखा है, एजेंट के खर्चे क्या है, विज्ञापन व गोदाम किराया। मैंने पहले बता दिया था कि विज्ञापन व यानी कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज, गोडाउन रेंट यानी कि गोदाम किराया, सेलिंग एक्सपेंसेज, पैकिंग एक्सपेंसेज, ये खर्चे हम लागत में नहीं जोड़ते, चाहे अनसोल्ड स्टॉक हो चाहे अबनॉर्मल लॉस हो, यानी कि इसमें एजेंट के खर्चे नहीं जोड़ेंगे। तो प्रेषक के खर्चे जोड़ेंगे, तो 3,07,000 है, 500 पंपों की लागत है, तो 100 पंपों की कितनी होगी, तो ये इसके हिसाब से हम निकाल लेंगे। तो ये देख लो आपके कितना आ रहा है, ये आ रहा आपके 61,400, यानी कि 100 पंखों का जो मूल्य है वो कितना आ रहा है आपके 61,400। ये बीजक मूल्य के हिसाब से निकाला हमने। तो अनसोल्ड स्टॉक, चूंकि इसमें प्रश्न में दे रखा है कि माल का लेखा बीजक मूल्य पर किया जाना है, इसलिए अनसोल्ड स्टॉक को भी हम बीजक मूल्य पर दिखाएंगे। तो इसका बीजक मूल्य है वो कितना आ गया 61,400। कैसे निकाला था बता दिया मैंने, 3 लाख के और 7,000 खर्चे जोड़ दी, 3,07,000। 3,07,000 कितने पंखों का मूल्य था 500 का, तो 500 का मूल्य इतना है, तो 100 का कितना होगा 61,400। ठीक है। अच्छा, मैंने बताया था कि जब इसका लेखा बीजक मूल्य पर करेंगे तो इसमें जितना लाभ शामिल है उसको विपरीत साइड में दिखाएंगे, और स्टॉक में जितना लाभ शामिल है उसको हम डीआर साइड में किस नाम से दिखाएंगे, स्टॉक रिजर्व के नाम से दिखाएंगे, स्टॉक रिजर्व के नाम से। अच्छा, कितना लाभ शामिल है, देखो लाभ हमारे को मालूम है, लागत मूल्य और बीजक मूल्य का जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, वो प्रॉफिट होता है। देखो लागत मूल्य कितना है 480 और बीजक मूल्य कितना है 600, तो एक पंखे पर लाभ कितना हो गया 120 रुपए। एक पंखे पर लाभ 120 है, तो कितने पंखे थे बचे थे 100, तो टोटल प्रॉफिट है वो कितना हो गया 12,000। तो स्टॉक रिजर्व कितना आ जाएगा, ये 12,000 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जितना लाभ शामिल है उसको हम स्टॉक रिजर्व के नाम से निकालेंगे। तो ये आपके क्वेश्चन है आपके कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें अनसोल्ड स्टॉक था, इसको हमने दिखा दिया, अबनॉर्मल लॉस इसमें नहीं है। अब हमारे को केवल इसका प्रॉफिट निकालना है। तो देखो अब इसका सीआर साइड का हमने टोटल लगा लिया, सीआर साइड का टोटल आ रहा है 4,41,400, और इसके टोटल में से इन मदों का टोटल है वो घटा देंगे। इनका टोटल घटाने के ऊपर अंतर की जो राशि है प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे प्रॉफिट। ठीक है, ये अमाउंट है आपकी आ गया 92,400। ठीक है, ये 92,400 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ये कंसाइनमेंट अकाउंट था आपके। अच्छा देखो इसमें नहीं 92,400 नहीं 900 है, 92,900 प्रॉफिट 92,900 आ रहा है। फिर से देख लेना, ये आपके अनसोल्ड स्टॉक था, ये तो मैंने आपको बता दिया था। और ये स्टॉक रिजर्व कैसे आया था, बुक में जैसे दे रखा है, मैंने अलग तरीके से बताया था कि मैंने एक पंखे का लागत मूल्य है वो कितना निकाला था 480, और बीजक मूल्य कितना था इनवॉइस प्राइस 600। तो एक पंखे पर जो प्रॉफिट है वो कितना आ गया 120 रुपये पंखा। एक पंखे पर प्रॉफिट 120 है, तो कितने पंखे बचे थे 100, तो प्रॉफिट कितना आ गया 12,000। सीधे दिखा दो ये स्टॉक रिजर्व, प्रॉफिट जितना शामिल है उसको स्टॉक रिजर्व के नाम से दिखा देंगे। और इसका मैंने बता ही दिया था, 3 लाख में 7,000 जोड़ दिए, 3,07,000, 500 पंखों की लागत 3,07,000, तो 100 की कितनी होगी 61,400। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था। इसका क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बार आप फिर से रिपीट कर लेना।